Today I am going to explain postulates of Bohr atomic model. तो कल भी एक postulate हमने आपको बताया था और आज हम जो है अदर postulates के बारे में जो नील्स बोर ने जो एटॉमिक मॉडल में बताया था उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में हमने ये भी देखा था कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो थी कैसे ओरिजिनेट होती हैं और डिफरेंट एनर्जी सेल के बारे में हमने बताया था। न्यूक्लियस की सबसे पास जो सेल होती है उसे हम के सेल बोलते हैं और वो n=1 को शो करती है और वो किस कैटेगरीज में आती है, लाइनन सीरीज में, ये हम कल देख चुके हैं। फिर दूसरी सेल जो होती है n=2 वो बामर सीरीज में आती है और वो n=2 है। फिर n=3 के लिए इस तरीके से डायमंड, बामर, ब्रैकेट, फिर पास्टियम और फिर पी फंड, इस तरीके से बोर ने जो है स्पेक्ट्रल लाइंस बताई थी कि स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे ओरिजिनेट होती हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट्स करते हैं हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी सेल में, तो फिर स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो जनरेट होती हैं जिसको उसने जो है एक सीरीज के थ्रू दिया था कि n=1 में डायमंड है, n=2 में बामर है, फिर पास्टियम, फिर ब्रैकेट और फिर पी फंड, ठीक। और उसके बाद वो उसका लोअर एनर्जी स्टेट बताया था उसने, n=1 है तो उसका हायर एनर्जी स्टेट क्या बताया था, 2 और 3। अगर बामर सीरीज में n1=2 है तो उसका हायर एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगा, 3 और 4। फिर थर्ड वाली जो है पास्टियम है, अगर n1=3 है तो उसका जो एक्साइटेड स्टेट है वो 4 और 5 हो जाएगा। इस तरीके से उसने लोअर एनर्जी स्टेट के बारे में भी आपको बताया और एक्साइटेड एनर्जी स्टेट के बारे में भी बताया था और स्पेक्ट्रल लाइंस के थ्रू हमने डायग्राम के थ्रू आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो आज कुछ और एक पोस्टुलेट्स उसकी हैं। तो सेकंड पोस्टुलेट उसकी क्या कहती है कि जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी ऑर्बिट के अंदर, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट डज नॉट चेंज विद टाइम, तो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो कैसे चेंज होती है, हाउएवर कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन विल मूव, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है फ्रॉम अ लोअर स्टेशनरी स्टेट, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में। उसने उन एनर्जी स्टेट्स को स्टेशनरी स्टेट्स का नाम बताया। तो उसने ये कहा था क्योंकि इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और वो एक फिक्स ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं, इसलिए उसने उसको नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स का, ठीक। और स्टेशनरी स्टेट्स का मतलब वही है लोअर एनर्जी स्टेट और हायर एनर्जी स्टेट। उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं लो एनर्जी स्टेट से कहाँ, हायर एनर्जी स्टेट पे, ठीक। वो कब करते हैं, जब वो व्हेन रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से कहाँ पहुंच जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाता है, ये वो कहना चाह रहा है। और इमीडिएट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, और जब वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो क्या करता है, रेडिएशन को इमिट्स करता है। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो बोर ने कही है कि इलेक्ट्रॉन का अपनी एनर्जी को लूज और गेन करते हैं, वो तभी करते हैं जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो एनर्जी को क्या करते हैं, एब्सॉर्ब। और जब हायर एनर्जी स्टेट से वो लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं तो एनर्जी को क्या करते हैं, रेडिएट करते हैं, लूज करते हैं, ठीक। तो ये उसका सेकंड पोस्टुलेट था। और जो थर्ड पोस्टुलेट उसने फिर बताया था, थर्ड जो पोस्टुलेट्स है उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के बारे में बात की है। वो ये कहता है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन होती है या एब्जॉर्ब हो या इमिटेड, उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है व्हेन ट्रांजिशन अकर्स बिटवीन टू स्टेशनरी स्टेट्स दैट डिफर इन एनर्जी बाय डेल्टा ई। उसने ये कहा था कि जैसे E1 है और E2 है, E1 क्या है, लोअर एनर्जी स्टेट है, E2 हायर एनर्जी स्टेट है, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसने उसको किससे डिनोट किया है, डेल्टा ई से। और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के लिए उसने जो फार्मूला दिया
वो ये दिया था कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है डेल्टा ई अपॉन एच, डेल्टा ई अपॉन एच, और डेल्टा ई को उसने क्या कहा E2 माइनस E1, E2 हो गया एक्साइटेड स्टेट और E1 हो गया लोअर एनर्जी स्टेट अपॉन एच, और इसी को हम क्या बोलते हैं बोर फ्रीक्वेंसी रूल भी बोलते हैं। बोर का जो फ्रीक्वेंसी रूल है वो यही है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है E2 माइनस E1 अपॉन एच, एच टाइम कांस्टेंट भी होता है और एच यू फोटॉन के लिए भी आता है। तो ये E2 जो है एक्साइटेड स्टेट है और E1 जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट है। तो ये बोर फ्रीक्वेंसी रूल उसने दिया था। अब नंबर 4 जो पोस्टुलेट्स है बोर की, वो इसने ये बताया था एंगुलर मोमेंटम्स के बारे में कि जो एंगुलर मोमेंटम आपने पढ़ा है फिजिक्स में भी, MVR जो होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम को हम MVR कहते हैं, M मास, V वेलोसिटी, R रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है इन अ गिवन स्टेशनरी स्टेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इक्वेशन। उसने ये कहा था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है उसको हम स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर, स्टेशनरी स्टेट्स वही है जिसको फिक्स एनर्जी वाला जो शेल है उसके अंदर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को जो है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन के थ्रू, और वो होता है MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 हियर n इक्वल टू क्या है 1 2 3 इंटीग्रल है MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 तो ये एक इक्वेशन है जो एक्सप्रेस करती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को एंगुलर मोमेंटम को। एक स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है MVR वो किसके इक्वल होता है NH अपॉन 2 के, और हियर n क्या है 1 2 3 इंटीग्रल है। इसी को हम इस तरह से भी कह सकते हैं एन इलेक्ट्रॉन कैन मूव, कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है इन द ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है यानी MVR वो क्या होता है इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 वो किसके इंटीग्रल मल्टीपल होता है h अपॉन 2 के। दैट्स व्हाई ओनली सर्टेन फिक्स ऑर्बिट आर अलाउड, केवल कुछ ही ऑर्बिट जो हैं उसको अलाउ करते हैं। तो ये उसने बताया था एंगुलर मोमेंटम का जो इक्वेशन है। ये अभी इसके आगे फिर हम आपको जो है फिफ्थ पोस्टुलेट्स देखेंगे जो हमें रिडवर्थ इक्वेशन के बारे में बताएगा। अब नंबर 5 जो हमारा पोस्टुलेट्स है ये इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स से दिया था, और ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जीज होती है उसको स्टेशनरी स्टेट्स के अंदर, स्टेशनरी स्टेट से घबराए नहीं, उसका मीनिंग यही है कि हर ऑर्बिट बोर के अकॉर्डिंग जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है और वो एक डेफिनेट शेल में ही रिवॉल्व करते हैं, डेफिनेट ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं। इसीलिए उसने उसको नाम दिया स्टेशनरी स्टेट्स का। ये ई वर्ड है तो इसमें यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं आपको स्टेशनरी स्टेट्स। तो उसको हम इक्वेशन को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं एनर्जी फाइंड करने के लिए, जो उसने कहा En इक्वल टू RH इंटू 1 अपॉन n²। अब अगर फर्स्ट एनर्जी शेल के लिए हम लेते हैं तो फर्स्ट एनर्जी शेल के लिए जो रिडवर्थ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो n इक्वल टू हम यहाँ मान रख देंगे तो 1 का स्क्वायर बनेगा। तो जो वैल्यूज रिडवर्थ कांस्टेंट की है, रिडवर्थ कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पे वही रहेगी जो है रिडवर्थ कांस्टेंट की वैल्यू यही होती है 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। जूल में रिडवर्थ कांस्टेंट की वैल्यू ये है, क्योंकि n इक्वल टू 1 है तो वही वैल्यूज रिडवर्थ कांस्टेंट की रही है फर्स्ट एनर्जी शेल के लिए। अब अगर हम इसी तरीके से n इक्वल टू 2 की बात करें यानी सेकेंड एनर्जी शेल की बात करते हैं तो वहां पे जो एनर्जीज हमारी फाइंड होगी वो क्या है, n इक्वल टू 2 की जगह हमने यहाँ पे 1 अपॉन n स्क्वायर की जगह 2 का स्क्वायर रख दिया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 4 इंटू ये वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा जो n इक्वल टू 2 के लिए जो वैल्यूज आएगा
वो ये आएगा 0.54 इंटू 10⁻⁻18 जूल। इसी तरीके से आप थर्ड सेल के लिए निकाल सकते हैं, ठीक। वो आप वहां पे 1/3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू कितना हो जाएगा, तो उतने जूल, n = 3 के लिए। इसी तरीके से एंड सो ऑन 4, 5 किसी के लिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो जो फिफ्थ पोस्टुलेट था वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो एसोसिएटेड है विद द इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी ऑफ इट्स स्टेशनरी स्टेट्स बाय द एक्सप्रेशन। उसने इस तरीके से एक्सप्रेस किया है और उससे जो है रिडबर्ग कांस्टेंट हमारा फाइंड होता है, और जो कि इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी फायदेमंद है।